हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, यानी कि किसी तरह चौड़े छिद्रों के आर पार मैं मोटा कपड़ा फैलाने तथा फर्श के दरवाजों पर लगने वाले जलरोधी ढक्कनों को सुरक्षित रूप से जमाने में सफल रहा। जलरोधी ढक्कनों यानी कि जो जल को रोकते हैं, उन ढक्कनों को सुरक्षित करने के रूप से सफल रहा। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side। यानी कि फर्श पर वापस आने पर मैंने पाया कि, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, यानी कि कुछ पानी नीचे बहकर आता रहा, लेकिन ज़्यादातर पानी अब बगल से मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था, यानी दूसरी ओर से मुड़कर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। यानी कि अधिक समस्या तब पैदा हुई जब हमारे हैंडपंप कमरों के आसपास तैरने वाले काठ कबाड़ के कारण अवरुद्ध होने लगे तथा विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गया। यानी कि बहुत सारा पानी बह रहा था और उन बहुत सारे पानी को जहाज़ से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक हैंडपंप लगाए गए थे। तो इलेक्ट्रिक हैंडपंप के बीच में क्या आया, बहुत सारा कूड़ा कबाड़ आया, जिसने जो इलेक्ट्रिक हैंडपंप थे उनको उनमें शॉर्ट सर्किट बना दिया और वो ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से उनकी समस्या और बढ़ गई, क्योंकि अब पानी और भर रहा था और पानी को जहाज़ से बाहर निकालने के लिए कोई भी माध्यम नहीं था। देखते हैं आगे क्या होता है। द वाटर लेवल रोज थ्रीटेंगली, यानी कि पानी का स्तर चुनौतीपूर्ण तरीके से बढ़ गया था। थ्रीटेंगली मतलब यानी चुनौतीपूर्ण, यानी बहुत चैलेंजिंग हो चुका था। बैक रेंज्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फॉरेस्टी सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर, यानी कि फर्श पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंडपंप जहाज से उखड़कर समुद्र में गिर गए थे, है ना। साथ ही जहाज के आगे का बादबान, छोटी नावें तथा मुख्य लंगर भी समुद्र में जाकर गिर गए थे, है ना। द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर, जो मुख्य बादबान था वो भी समुद्र में जाकर गिर गया था। यानी हम कह सकते हैं अधिकांश जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट सामान था वो सबका सब जहाज से क्या हो गया था, समुद्र में जाके गिर गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से ये लोग अपनी जान बचाते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, यानी कि फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप चार्ट रूप में की फर्श के नीचे था। यानी जो उसके डैड थे उसको याद आया कि भाई एक और हैंडपम्प था, एक और इलेक्ट्रिक हेडपम्प था, जो कि कहाँ रखा हुआ था, चार्ट रूम में रखा हुआ था। कहाँ पर था, चार्ट रूम के फर्श के नीचे रखा हुआ था। उसको याद आया तो वो क्या हुआ, आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड डैट इट वर्कड। मतलब मैंने इसे बाहर खुलने वाले एक पाइप में जोड़ा और यह जानकर कृतज्ञता से भर गया, कृतज्ञता यानी थैंकफुल हो गया कि यह काम कर रहा था। वो जो हेडपम्प उसको मिला था वहाँ पर गया वो, है ना, वहाँ जाकर उसने उसको निकाला और उस हैंडपम्प में बाहर निकलने वाला एक पाइप जोड़ा और फिर उसको स्टार्ट करा तो वो स्टार्ट हो गया। तो वो बहुत थैंकफुल होने लगा, थैंक यू करने लगा कि भाई अच्छा हुआ ये चल गया, नींद चलता तो बहुत सा पानी नहीं निकल पाता। तो आगे बढ़ते हैं, द नाइट से पढ़ते हैं आगे क्या लिख रखा है। लिखा हुआ है, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, यानी कि द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। मतलब रात्रि बीतती रही, घिसटती रही
और एक अनंत यानी कि रात्रि बीतती रही, यानी बहुत खतरनाक तरीके से बीतती रही थी, रात बीत रही थी, क्योंकि वो रात में बहुत सारा बुरी तरह से निरस प्रक्रिया हुई, जिसमें पानी पंप करके निकालना, जहाज का संचालन करना तथा रेडियो को चलाने का प्रयास करना आदि शामिल थे। फिर लिखा है कि वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आर मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि लिख रखा है हमारे सहायता मांगने के संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। मेडे कॉल्स मतलब क्या होता है, सहायता मांगने के लिए जो संदेश जो मैसेज भेजे जाते हैं उन्हें मेडे कॉल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उनका भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, क्योंकि दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी, क्योंकि ये लोग कहाँ थे, दुनिया से मतलब वो समुद्र के बिल्कुल बीच में रुके हुए थे। कहाँ रुके हुए थे भाई, समुद्र के बीच में थे। तो अमूमन हम देख सकते हैं कि यहाँ तक सिग्नल नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ये बात कह रखी है। लिख रखा है Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. लिख रखा है सू का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था। खतरनाक ढंग से सूज गया था, स्यूज यानी सुजैन। स्यू का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था, उसकी आंखें सूजकर काली एवं विशाल आकार की हो गई थीं, और अब उसने हमें भुजा पर लगे यानी आर्म पर लगे एक गहरे घाव को दिखाया। स्यूज की जो हालत थी वो बहुत खतरनाक हो चुकी थी। कैसे कि उसके जो सर था वो खतरनाक ढंग से सूज गया था, दोनों आंखें सूजकर काली हो गई थी और बड़ा बड़ा आकार हो गया था उन आंखों का, है ना। और उसके जो आर्म थी, आर्म यानी भुजा जो थी, भुजा के ऊपर एक गहरा घाव भी था। तो आगे बोलते हैं व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दीज शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। यानी कि जब मैंने पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले अधिक क्यों नहीं बताया, यानी उसके पापा ने उससे पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले अधिक क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, स्यूज ने उत्तर दिया, मैं आपको उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका जवाब क्या था कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी जब आप हमारी रक्षा कर रहे थे। फिर आगे लिख रखा है बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। यानी कि 3 जनवरी को सुबह तक पंपों की मदद से पानी का स्तर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया और हम बारी बारी से 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे। यानी कि 3 जनवरी की सुबह तक जो जहाज के अंदर पानी था वो नियंत्रित हो चुका था, कंट्रोल में आ चुका था, और सारा का सारा पानी, अधिकांश पानी बाहर निकाल लिया गया था, है ना। आगे लिख रखा है बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। यानी कि लेकिन अभी भी जल रेखा के नीचे कहीं ना कहीं भयानक रिसाव था, और जांच करने पर मैंने पाया कि जहाज की चौड़ाई में लगी लकड़ियों के सभी फ्रेम लंबाई में लगी लकड़ियों के फ्रेम तक टूट फूट गए थे। यानी कि ध्यान से समझेंगे इस बात को तो पता चलेगा, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जहाज के नीचे, जहाज पे जो पानी भरा हुआ था और पानी के नीचे अभी भी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ से पानी रिसाव हो रहा था, यानी पानी आ रहा था जहाज के अंदर। मतलब एक ऐसी जगह थी जो जहाज में टूटी हुई थी, जहाँ से पानी और अंदर आ रहा था। और जब देखा गया कि वो कौन सी जगह है, तो पाया गया कि वो लकड़ियाँ जो थी, लकड़ियों के बराबर में एक ऐसी चीज़ थी जो जो जहाज बनता है अपना लकड़ियों से बनता है नीचे, तो वहाँ पर उसमें लंबाई में छेद था कहीं पर, है ना। तो आगे लिख रखा है होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हर, है ना, मेन रीफ नील। यहाँ से अपन पढ़ेंगे, यहाँ से इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड hull except a few
कपबोर्ड पार्टीशन, यानी कि वास्तव में जहाज की दाएं बगल के एक समस्त हिस्से को खड़ा रखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ अलमारियों के विभाजकों को छोड़कर। यानी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि जहाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया था और उसको स्थिर खड़ा करने के लिए, यानी सीधे सीधे खड़ा करने के लिए एक बड़ी सी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो कुछ अलमारियों को उसके सामने रखा गया, यानी उसको सपोर्ट दिया गया। तो आगे लिख रखा है, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वे हिट, बट वे वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। मतलब हम लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे, लेकिन हमारा जहाज जिसका नाम वेव वॉकर था ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बना रह सकता था। उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमने देखा था बहुत खतरनाक लहर उनसे टकरा के उनके जहाज से टकराई थी जिसका नाम वेव वॉकर था। तो उसके 15 घंटे तक हम वो जो सारे के सारे सुजैन, उसका पिता, उसकी माता और दो वो जो जहाज़ के रखवाली करने वाले के लिए लिए थे, वो सबके सब सोच रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया तक तो अब हमारा जो जहाज वेव वॉकर है वो जीवित नहीं रहेगा। तो आगे लिख रखा है, आई चेक्ड आर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू दी ईस्ट। यानी कि मैंने अपने चार्टों को जांचा, परखा और गणना की कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे द्वीप थे, दो छोटे द्वीप यानी आइसलैंड थे। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, यानी लेकिन अगर यहाँ पर उनमें से एक एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। ठीक है, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज प्रिंसिपल्स इन द वास्ट ओशियन, बट अनलेस द वाइंड एंड सीज abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। मतलब उनमें से एक एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। हमारी एकमात्र आशा थी विशाल महासागर में स्थित सुई की नोक के समान छोटे इन द्वीपों पर पहुंचना, है ना। अब पिन प्रिंक्स इन द वास्ट ओशन, इसका ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि पूरे समुद्र में, है ना, सुई की नोक के समान छोटे इन द्वीपों को पहुंचना। पूरे समुद्र में पिन प्रिंक्स इन द वास्ट ओशन, यानी कि जो सुई होती है उसकी जो नोक होती है उसकी तरह छोटे आइसलैंड थे ये, जिसका अपन ने नाम लिया। एक आइसलैंड का नाम तो क्या था, एक आइसलैंड तो था इले एम्स्टर्डम, है ना, एक आइसलैंड ये था। तो ये सुई की नोक के समान छोटे थे, बट यानी कि लेकिन अगर हवा एवं लहरों की गति कम ना हो और हम बादबान ना लगा सकें तो हमारी वहां पहुंचने की संभावनाएं वास्तव में क्षीण ही होंगी। इस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया है। यानी बहुत बड़ी लहर थी वो जो इनसे टकराई थी। ठीक है, आपको ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लग सकता है क्योंकि जहाज का ज्ञान कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स को भी यहाँ पर शामिल किया गया है ना। तो थोड़ा आपको समझना है, बस ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपना, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये चैप्टर, फिर भी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। यानी कि 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंपों से पानी उलेचने के बाद, यानी पानी निकालने के बाद, हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल स्तर तक पहुंच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, यानी कि अब हमें केवल आने वाले पानी को निकालते रहने जितनी गति बनाए रखनी थी। यानी जितना भी पानी जहाज के अंदर था वो सारा का सारा पानी इन्होंने निकाल दिया। अब जो पानी एंटर कर रहा था उन छेदों में से, बस वो निकालने के लिए इनको स्पीड अपनी बरकरार
रखनी होगी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मोस्ट, यानी कि हम मुख्य मस्तूल पर कोई बादबान नहीं लगा सकते थे, यानी आगे जो जहाज का आगे का भाग था उस पर इन्होंने कुछ भी नहीं लगा सके क्योंकि वो टूट चुका था एक तरीके से। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were, यानी कि अब हमें केवल आने वाले पानी को निकालते रहने जितनी गति बनाए रखनी थी। रस्सियों पर पड़ने वाला दबाव जहाज की बॉडी के टूटे फूटे हिस्से को अलग कर सकता था, इसलिए हमने तूफानी मौसम में प्रयोग किया जाने वाला जहाज का तिकोना बादमान लगाया और उस दिशा की ओर चल पड़े जहां हम सोचते थे कि दो छोटे द्वीप स्थित थे। ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आ फास्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 days, यानी कि मैरी ने कुछ अनाज मिश्रित मांस तथा पतले कुरकुरे बिस्किट खोज निकाले थे और हमने करीब 2 दिन बाद पहला भोजन खाया। मील मतलब क्या होता है? भोजन। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, मतलब लेकिन हमें मिली राहत क्षणिक रही। क्षणिक यानी बहुत कम रही, रेस्पाइट यानी कि राहत। At 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. लेकिन हमें मिली राहत क्षणिक रही। 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल बनना शुरू हो गए। घंटे भर में हवा की गति 40 नॉट प्रति घंटे की हो गई और लहरें ऊंची होने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate, यानी कि लिखा हुआ है पूरी रात मौसम खराब होता चला गया और 5 जनवरी के सवेरे हमारी स्थिति पुनः भयानक बन गई। अब अपन यहाँ से व्हेन आई से अपन कल पढ़ेंगे, मतलब अगले इसके पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके दूसरे पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।